बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है हुकूमती काविशों से IT बरामदात में तारीख साज इजाफा, मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, सेनेट में इंतखाबात में PTI का गैर संजीदा और गैर पार्लिमानी रवैया, मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी इनकार। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप तीनों को क्यों इतना हंस रहे हैं, क्यों इतना खुश है रजी दादा? एक तो मैं कल ना गलती से उसकी करेक्शन कर दूं, मैंने IT एक्सपोर्ट्स को 3.6 कह दिया था, लेकिन आज जो खबर करेक्ट किया प्रोड्यूसर साहब ने शायद इसीलिए रखा है। मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज मैंने स्टार्ट की अमीन साहब से ज्यादा $4 अरब से ज्यादा है, क्योंकि मैं जाती तौर पे भी कुछ टारगेट सेट किए होते हैं मैंने कि यार ये जो ट्रेंड चल रहा है 4 अरब क्रॉस कर गया है। अमीन साहब, आज रसी दादा जरा हंसने के मूड में, तो मैंने कहा बात आपकी तरफ से स्टार्ट कर ली जाए। देखें जी, जब तक मुआशी इस्तेहकाम हो रहा है, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे तरक्की कर रहे हैं और दुश्मनों के पेट में वट फिर रहे हैं, वो मुल्की लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, अपने सूबे लेवल पे बाद में बातें करेंगे, उनको भी पेट में दर्द होनी शुरू हो गया है कि इसलिए कि उन्होंने जो दवाई आराम के लिए खाई थी ना, उसने अंदर जाके अपने उनके उम्मीदवार हलचल मचा दी, दवाई ब्लास्ट कर दी। वो जैसे एक था ना सिख की एक बीवी बरी, वो परेशान करती थी, तो वो फोत हो गई, तो वो दफनू के वापस आया तो एकदम बिजली करके तर तो लोगों ने पूछा यार क्या हुआ है? उस सिख कहता है लगता है उत्ते चली गई है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो यहाँ भी वहां भी बेचैन ही रहेंगे। बात IT का पूछा है, मेरा क्वेश्चन ले लें, छोटा सा IT का आप पूछ रहे हैं मैं वही बरामदात में इजाफा हुआ है। हाँ, वो हुआ है। मैंने कहा SIFC और हमारी वजारत IT की कोशिशों से एक्सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है। जी, आजकल का जो जदीद दौर है, इसमें IT की महारत आपको, मुझे, सबको हासिल करना कितना जरूरी है? यार आप मुझे बात बताएं, आप तीनों, आपको शिजा फातिमा ख्वाजा का नाम लेते हुए कोई मसला है? नहीं। वो बेचारी हमारी दिन रात लगी हुई है, क्यूट सी हैं, दिन रात काम लगी हुई है, हर जगह नजर आ रही होती हैं, और हर हफ्ते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पकड़ के बिठाया होता है जी। ऑटोमेशन ऑफ द गवर्नमेंट काम कर रही होती है, ऑटोमेशन ऑफ द गवर्नेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते एक मीटिंग लेते हैं। वो शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा की वजह से है। और ये IT के हवाले से भी जो भाग दौड़ करती हुई वफाकी काबीना के अंदर, मैंने वजारत पूरी का इसलिए नाम लिया है कि पूरी टीम, एज अ टीम नहीं, वफाकी काबीना के अंदर जो वजीर सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं, वो शिजा साहिबा हैं। तो अब आप उनके नाम से मैं तो वैसे भी जो वर्किंग लेडीज हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में हो, वो काबीना में हो, वो किसी भी जिम्मेदारी पे हो, या वो डिपार्टमेंटल असामियों पे हो, वर्किंग लेडीज़ के लिए मेरा दिल हमेशा जो है वह उनके लिए दुआएं भी मांगता हूं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और इसलिए भी मैं करता हूँ कि मेरी अपनी बीवी भी वर्किंग लेडी है। जवाद फैजी समझ गए ना? हाँ, बात समझ आ गई। इन्होंने घर भी जाना है। तो अच्छा, ये नहीं, वो नाज नखरे और वो वाली औरतों वाली या लड़कियों वाली फील नहीं करवाती हैं शिजा साहिबा। वो आस्तीन चढ़ा के मर्दों के साथ ऐसे काम करती हैं। वर्किंग लेडीज जो होती है ना, इनकी भी तो वर्किंग लेडी है ना। हाँ, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, हमारी भाभी भी तो वर्किंग लेडी है। अच्छा, तो वो मैं बता रहा था कि इनका बड़ा एहतराम करना चाहिए। वर्क प्लेस पे हमें बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सिर्फ लड़की जो अपनी आपकी बहन है, माँ है, सिर्फ उसकी इज्जत नहीं करनी। आपने सब खवातीन को अपने घर में, अपनी फैमिली में, अजीजों कारब में, वर्क प्लेस पे उनको बड़ा माहौल अच्छा देना है कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें। बहरहाल ये बात हो रही है, तो मैं बता रहा था कि SIFC और मिनिस्ट्री ऑफ IT, इन दोनों की मुश्तरका काविशों से शुमाइला जो माशाल्लाह हम डिजिटल मैदान में, जो बरामदात के मैदान में हमने रिकॉर्ड इजाफा लेना शुरू कर दिया है, उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाबाश दी है पूरी मिनिस्ट्री IT को। और अभी जो इब्तदाई उसके अदादो शुमार आना शुरू हो गए हैं, हमने IT की बरामदात जो है वो 3.8 उन्होंने रिकॉर्ड पे बात की है। रजी दादा का कहना है कि ये 4 अरब से भी क्रॉस कर गई है, लेकिन बहरहाल हम जो चीजें, उसमें डिवीजन जो है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है।
एक आईटी सर्विसेज हैं। तो जब दोनों को मिलाएं तो $4 अरब से मजमूई तौर पे $4 अरब से इंक्रीज कर गई हैं। और आईटी माहिरीन का ये कहना है, जो जिम्मेदाराना अंदाज है, कि 2020 में जो आईटी की बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है वो $15 अरब जो है वो हदफ है। नहीं, 2030 में 2030 में 2030 में जो आईटी बरामदात का हदफ जो है वो 15,000 अरब का है। वो इंशाल्लाह ताला उसको अचीव करने के लिए $15 अरब हजार मेरे मुंह से निकल जाता है ना, कि चूंकि ठाठे मारता हुआ तरसीलात ज़र भी आ रही हैं और यूं गैर मुल्की सरमायाकारी भी आ रही है। मैं कहता हूँ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वैसे भी छोटे छोटे गरीबों वाली बात करते हैं कि अगर अमीरी वाली बात की तो शायद मुझे भी टैक्स देना पड़े, क्योंकि अमीर लोग नहीं दे रहे। मैं इस पे बाद में बात करूंगी जी। तो सर मैं आपको बताऊं, ये जो टैक्स है ना, ये सबसे ज्यादा मैं, आप और जवाद फैजी, ये जितने भी मुलाजमीन है ना, वो सरकारी हो प्राइवेट हो, वो खुद मुख्तार अदारों में काम करते हो, रिकॉर्ड की बात है, सबसे ज्यादा दयानतदारी से, ईमानदारी से पूरा टैक्स अगर कोई देता है वो मुलाजमीन देते हैं। और हम मुलाजमीन को जो खराज तहसीन है वो भी पेश करना चाहिए। बिल्कुल पेश करेंगे अभी आईटी पे। बाकी में जब ताजरों की बात आती है आईटी पे, मैं थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो प्राइम मिनिस्टर हमारे, मेरा मेन तो ये था कि इसमें महारत कितनी जरूरी है आपकी मेरी और हमकी। हाँ जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, तो इन्होंने हुकूमत से जो चीज कह के ली थी वो था कि हमारे 2 लाख लोग जो हैं उनको आप आईटी की ट्रेनिंग देंगे। सही। और एक वो चाइना की सबसे बड़ी जो टेलीकॉम की कंपनी है उसका एग्रीमेंट भी हो गया, उन्होंने पाकिस्तान में अपना ऑफिस भी कायम कर लिया। फिर हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब जब दौरे पे गई हैं चाइना के, तो इन्होंने उस टेलीकॉम की बड़ी कंपनी को कहा कि हम आपको ऑफिस की और सर्वर की स्पेस देते हैं। ठीक है। और ये सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी लाहौर के अंदर इन्होंने बकायदा उनको स्पेस प्रोवाइड की कि आप यहाँ पे अपना मरकजी दफ्तर कायम करें, पाकिस्तान का जो मरकजी दफ्तर होगा। ठीक है, इसी तरह होता है ना जी फैसिलिटेशन। अब देखें ना, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिसका हम सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडिया उनको कैसे लेके आया था? ऐसे ही लेके आया था अपने मुल्क के अंदर, और उन्होंने फैसिलिटेट किया। उन्होंने उनको कहा कि जी हम आपको स्पेस देते हैं, पावर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं, आप यहाँ पे आके अपना सिस्टम इंस्टॉल करें। तो उन्होंने इस रीजन के लिए अपना सिस्टम दिल्ली के अंदर और चेन्नई के अंदर और वहाँ पे कायम कर लिया। तो ये जाके पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। अब वो जो 2 लाख लोगों की ट्रेनिंग होनी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके 2 शोबे। एक तो यहाँ पे बच्चे जो हैं जो ग्रेजुएट होंगे, इंजीनियर होंगे, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए चाइना भेजा जाएगा। बाहर नहीं, चाइना भेजा जाएगा। फुली स्कॉलरशिप होगा, वो फुली फंडेड होगा। उनको इस ट्रेनिंग के दौरान इजाजिया भी मिलेगा और वो वापस भी आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। और फेडरल गवर्नमेंट ये जो 2 लाख लोगों की ट्रेनिंग है ये 4 सूबों में तकसीम करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है, जो पंजाब हुकूमत ने किया है, वो उन्होंने कहा है कि आप हमें मास्टर ट्रेनर दे दें। वो मास्टर ट्रेनर पाकिस्तान में आए और ट्रेनर्स को ट्रेन करें। सही बात, ये ज्यादा बेहतर है। और वो ट्रेनर्स जो हैं वो आगे ग्रास रूट लेवल पे जाएं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है। मैं क्या, मैं दोनों को कंपैरिजन कर दूं। अच्छा, अब टैप्टा के जरिए खास तौर पे डाटा के हवाले से, जो डाटा मैनेजमेंट के हवाले से, इस वक्त दुनिया में 45 लाख जॉब दस्तयाब हैं डाटा के हवाले से। और मतलब कि उसमें कोई 3 हफ्ते का सर्टिफिकेट कर ले और या कोई 2 साल की डिप्लोमा कर ले या 4 साल की डिग्री कर ले, जॉब इस वक्त आईटी में सिर्फ डाटा के रिलेटेड दस्तयाब है। तो उसके हवाले से, आखिरी बात, उसके हवाले से मरियम बीबी ने जो इनिशिएटिव लिया कि टैप्टा के सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर उस डाटा की जो मैनेजमेंट है उसकी ट्रेनिंग शुरू की और बच्चियों को प्रेफरेंस दी गई क्योंकि वो घर में बैठ के काम कर सकें। ये जो है ना, सबसे पुराना जैन मंदिर के पास बच्चियों का टेक्निकल ट्रेनिंग का अदारा, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन, जैन मंदिर मतलब आईटी में जिस दिन इफ्तिताह किया था उस दिन मुझे और अमीन हफीज साहब को भी याद किया था। अमीन हफीज साहब को काम पड़ गया, ये नहीं आए, लेकिन मैं गया था वहां पे
और वहाँ पे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने लैब बना के दी है और उन्होंने कहा कि जनाब इसी तरह के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी के अंदर भी कायम किए जाएं, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक कायम हो चुके हैं। सिर्फ मसला उसके लिए ये था कि ट्रेनर दस्तयाब नहीं थे, वो मास्टर ट्रेनर उन्होंने मंगवा लिए। तो मास्टर ट्रेनर चाइना से आएंगे जो ट्रेनर को ट्रेन करेंगे, और अगर ट्रेनर इधर उधर ना निकल गया, क्योंकि जब वो ट्रेनर जो है उसको $500,000 की जॉब मिल रही होगी मार्केट के अंदर, तो उसको रोकना मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर फर्ज करें, आजकल हम बड़े अच्छे से रोक रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था कि आईटी के शोबे की जो तरजीहात और उसकी डिमांड, और ये होता है ना डिमांड एंड सप्लाई की बात है, इस वक्त आप तालीमी इदारों में देखें, तालीमी इदारों में देखें, आप देखें जब FSC का रिजल्ट आता है, MCAT होता है या ECAT होता है, MCAT जो मेडिकल कॉलेजों में बच्चे जाते हैं, ECAT जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, इन दो के बाद अगर अब इस वक्त आप देखें मेल और फीमेल कॉलेजेस में BS प्रोग्राम में सबसे ज्यादा एडमिशन का जहां लोड आ रहा है, रुझान जो है वो IT के शोबों में आ रहा है। और इनकी जो डिमांड है असातिज़ा की, टीचर्स की, तालिब इल्म जिस बड़ी तादाद में इसमें आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारी एक फील्ड है, उसमें बच्चे आ रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि IT की जो अवाम में मकबूलियत है वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। फैजी साहब, क्या आपने और मैंने ही टैक्स देना है? हम आम गरीब लोगों ने और ये जो मुलाजिम लोग हैं उन्होंने ही टैक्स देना है? जिस तरह से मईशत में बेहतरी आ रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि पैसा कमाया जा रहा है। अगर पैसा कमाया जा रहा है तो आपको पता है आजकल जो जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी आप कर रहे हैं, लगा रहे हैं या कमा रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर यही हमारे ताजर बरादरी जो है, जब ये बाहर ममालिक में जाते हैं तो आराम सुकून से टैक्स पे करते हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है तो टैक्स नहीं देना, कुछ ना कुछ मसले शुरू हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या मसला है? देखिए शुमाइला, असल में पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो है वो ताजरों के बिजनेस में है और दुकानदार के साथ है। रोज़मर्रा वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों या वो जिस तरह अभी IT के शोबा की बात हो रही थी वो चीज़ें हों, अभी जैन मंदिर का जिक्र आया तो हाल रोड हो या माल रोड हो, या अब तो मुख्तलिफ लाहौर ही की मिसाल दे रहा हूँ मैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है कि अब तो मराकज़ बन चुके हैं और वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही है। लेकिन आपने जिस तरह ये कह दिया कि हमारे अगर हमारे मुआशी जो इशारे हैं बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो कितने ना कितने पैसे तो जा रहे हैं ना, बिजनेस तो हो रहा है ना। लिहाजा उस हवाले से अगर टैक्स नहीं आ रहा तो फिर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ी मुल्क से ज़्यादती है, मुआशी तौर पे ज़्यादती है। और उन लोगों के साथ कि जिनका टैक्स पहले कटता है और बाकी मानदा रकम जो है उन्हें बाद में मिलती है, तो उनका क्या कसूर है? वो फिर क्या कसूर है उसका जो यहाँ पे अभी सफाई कर रहा था कि वो भी टैक्स दे, और हर बंदा दे रहा है टैक्स। लिहाजा वो चीज़ें खरीदारी में भी टैक्स दे रहा है और वैसे भी कटवा रहा है। वो तो हर तरफ ही दिए जा रहा है, और ठीक है दिए जा रहा है, औखा होके दे रहा है, सौखा होके दे रहा है, एक सिस्टम के तहत दे रहा है। लेकिन सिस्टम तो उधर भी मौजूद है जिनकी रमज़ान में सबसे ज़्यादा सेल होती है। देख लें, कभी उन्होंने कभी बताया कि रमज़ान में कितना बेसन बेच के और कितनी चीनी बेच के हमारे यूं करके हमने इतनी कमाई की है। लिहाजा वो भी हम देखते भी हैं, लेकिन अगर आदादो शुमार उन जो अय्याम हैं या जो महीने हैं उसका सिस्टम में नहीं आ रहा। मैंने मिसाल दिया, छोटी छोटी मिसालें ही दे सकता हूँ मैं, टेक्निकली बात तो मेरे दोनों भाइयों ने बहुत खूबसूरती से कर दी। लिहाजा अगर मैं खुद टैक्स नहीं इस मुल्क को दे रहा और एहतजाज में यूं करता हूं कि मैंने फलानी चीज़ नहीं मिली, आपको पहले इसमें शामिल होना पड़ेगा। और देखिए, मैं बैरून मुल्क की अगर बात करूं, अभी IT में भी हमने जिस तरह दौड़ लगाई हुई है, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी 10-15 साल पहले किसी ने वजारत का नहीं सोचा था। ये भी जब नून लीग की हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, तो तब ये मिनिस्ट्री और इसके जो अगराज़ व मकासद है। इसी तरह IT में भी हम दुनिया से
काफी ज्यादा पीछे भी हैं, हमने दौड़ लगानी है। इसी तरह मैं इधर आ जाता हूं, टैक्स के हवाले से आपने बात की है, फिर दुनिया की मिसालें सामने रखनी पड़ेंगी ना अगर आगे बढ़ना है तो। कोई शख्स अगर कनाडा के अंदर या दीगर ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वेलफेयर भी ले रहा है ना, हुकूमत से मुआवजा ले रहा है कोई $200-400, उस पे भी फर्ज है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे और बताए कि उसने कैसे गुजारा किया है, उसने दरमियान में कोई जॉब की है या टोटल सरकार पे रहा है, उसने अगर रेंट दिया है या अखराजात किए हैं तो ज्यादा हुए हैं तो क्यों कर हुए हैं, कि बोरो की है मनी, किसी से उधार लिया है, एक एक चीज लिखी जाती है। लिहाजा अगर यहां हो जाएगा तो फिर वो हाजा मिन फजले रब्बी लिख के जो हम बहुत बड़े घर तो बना लेते हैं और फिर हम गरीबों को खाना भी खिला रहे होते हैं। मैं बड़ी जेन्युइन वो बातें करना चाह रहा हूं, ये तो सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन जहां से असल काम चलना है, जहां से ये सारे मामलात चल रहे हैं, जहां पे बच्चों ने तालीम हासिल करनी है इसी रियासती फंड से जिनके लिए सरकारी स्कूल बनने हैं, वो जो जामियात हैं, वो जो मदारस हैं इवन उनको भी मिलते हैं। लिहाजा सबसे पहले ये इस तबके का भी फर्ज है कि वो भी इस पे वो वाज फरमाएं। और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ताजर हैं जिनके बारे में हम ये तो देखते हैं कि दुनिया में किस नंबर पे हमारे लोग भी आ जाते हैं या एशिया में आ जाते हैं या साउथ एशिया में आ जाते हैं, इसी हिसाब से मेरा ख्याल है कि सबको चलना होगा। इसके बगैर ये नहीं है कि IMF की शराइत मान लो, इधर से ले लो, उसके पास चले जाओ और फिर उसके बाद वो जो टैक्स हम वो क्यों हमें पैसे दें, उन्हें भी पता है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कोताहियां हैं। और इसमें वापस आ जाता हूँ, यही चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब और यही IT की मिनिस्ट्री चाहती है कि हर सिस्टम, हर मिनिस्ट्री और हर मामला, जिस तरह रजी साहब कह रहे थे, वो डिजिटलाइज हो जाए और उसमें हम आगे बढ़े ताकि जो लो पूल है वो खत्म हो सके, लो पोल जो है। और इसके साथ साथ जहां जहां 2 नंबरी है, बिल्कुल ठीक जी साहब आपने, कि अगर हम चाहते हैं कि हमें तालीम मिले, सेहत मिले, सड़कें मिलें, अच्छी सहूलतें मिलें, तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो फिर हमें टैक्स देना होगा। और अगर आप अपने मुल्क के साथ फेयर हैं तो आपको टैक्स जरूर देना चाहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हर वक्त बर वक्त मार्का हक जश्न आजादी मिली नगमा मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख रुपए। अगर आपके सुरों से आती है आजादी की महक तो अपने बेहतरीन मिली नगमों की वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेज दीजिए। मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। PTV की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन टैब पर क्लिक करें और फॉर्म फिल करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने के लिंक को साथ भेज दें। पहली 3 पोजीशंस के ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियोस भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक। रजी दादा, बहुत झूम रहे थे आप, पता नहीं किस खुशी में झूम रहे हैं। ख्वाजा साहब का एक तारीखी लाइन है, ख्वाजा आसिफ साहब की, मैं आपको नहीं कह रही, मतलब बात लिंक हो रही है लेकिन आपको नहीं कह रही। वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई या होती है। आज फिर फाइनली अदालतों से भी रुस्वा हो गए, हल्फ भी उठाना पड़ गया। किस मिट्टी के बने हैं ये PTI वाले? मुझे ना उनकी तरफ मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से बात शुरू करूँ। बहुत अच्छी खबर है अभी ये जो मैं देख रहा था मोबाइल के ऊपर, वो ये है कि लाहौर में पहली सबवे ऑन द रोड ट्रैकलेस मेट्रो। ठीक है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था ना मेट्रो के लिए, ऊपर से पुल बनाए, तो जो एग्जिस्टिंग सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 2 डब्बों और 3 डब्बों वाली जो है वो बस जो है वो चलाई जाए और उसमें ज़्यादा मुसाफिर बैठ सकें और आरामदेह सफ़र हो, एयर कंडीशन हो,
उसका पहला जो वो होता है ना, वो क्या कहना चाहिए, Trial. बैज है, पहला ट्रायल उसका नहीं पहला बैज जो है वो बसेस का? लाहौर पहुंच गया, बसेस का? बसेस का, वेरी गुड, ठीक है। माशाल्लाह, गुड। और हम अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल ऐलान पूछ लूं? नहीं हुआ, नहीं, लेकिन- वो जो 1 मंजिल 2 मंजिल तो ऊपर वाली जो नहीं, नहीं, पोर्शन है वो ना, नहीं, वो- उनका किराया कम होता है। नहीं नहीं अरे वो जिस तरह अभी लाहौर की मेट्रो चल रही है ना, हाँ। और या पिंडी की चल रही है, ये देखें, मुल्तान यहाँ की पे चल फर्क आ रही गया, है, यहाँ या फर्क आ मुल्तान गया की, रजीदादा। या आज कराची की भी even। देखें, आज आपने एक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी दिखा दिया जो पंजाब की सीएम साहिबा कर रही हैं, और केपी के सीएम साहब क्या कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड में धमकियों इम्प्लीमेंट के, कर रहे मतलब हैं। नहीं देखिए, अब देखिए उन्होंने क्या हो रहा है, आज भी क्या हुआ है? उन्होंने अपने जो कासिम सूरी साहब हैं उनकी रवायत को ताज़ा रखा है, और असम्बली के फ्लोर के ऊपर बैठ के और स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठ के कानून की खिलाफ वर्जी करने का, और मतलब कि हलफ उनको कहा गया था कि आप ले, उन्होंने नहीं लिया। फिर तो क्या हुआ? वो फिर गवर्नर साहब को कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट कर दी, अंडर द 26th अमेंडमेंट उनको कहा कि जनाब आप हलफ ले ले। उन्होंने कहा जी साथ बिस्मिल्लाह। वो उनके यहाँ अन्ना जाके की मंगे हैं अन्ना की मंगे नहीं, उन्होंने वो हलफ ले लिया। अब देखिए कल है, इसमें अदालत अदालत से में मुदाखलत गए, करना अदालत पड़ी। गए। मतलब ये जो केपी कोर्ट के ने permission असम्बली दी है। है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। वो तो अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर सकी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि स्पीकर, शरारतें करने वाला स्टाइल, उन्होंने वही किया नहीं, बड़े कि ना धरने से। ओथ ले, हाँ। और सुबह जो सेनेट का इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन ही ना हो। जी देखिए, स्पीकर साहब ने बड़े सीएम साहब ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि हमने ये नहीं होने देना था ओथ, तो इसलिए हमने कोरम तोड़ दिया। मैंने उनकी आवाज सुनी, इसलिए हमने कोरम पूरा ही नहीं होने दिया, और ये देखिए फिर हलफ नहीं हुआ। तो उन्हें बताया गया जी वो तो गवर्नर हाउस में हो जाएगा, कहते वो हो जाए, लेकिन हमने तो नहीं ना होने दिया। अब हमने तो मानना भी एक नहीं। तो वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो सूरी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल की, की, वायलेशन की, और बड़े फख्र से वो इस बात को ओन भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कल जो है, अब देखिए जिस तरह इन्होंने रुकावट डाली है हलफ के अंदर, ज्यादा इम्कान है कि ये कल सेनेट के इंतखाबात के अंदर भी हलफ डालें, क्योंकि इनके अपने ज्यादा लोग इसी तरह खड़े हो कोई गए, ड्रामा करें। इनकी अपनी पार्टी के ज्यादा लोग खड़े हैं, अपोजिशन ने अपने लोग जो हैं पूरे डिसिप्लिन में रखे हुए हैं। सिर्फ अगर कोई पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर डिसिप्लिन में नहीं है और हमा वक्त बिकने के लिए तैयार है, और ये रवायत है पीटीआई के एमपीएस की और खास तौर पे केपी असम्बली के एमपीएस की फरोख्त होने की, जिनकी बकायदा वीडियोस मौजूद है। यानी उनको पैसे देते हुए बकायदा नोट गिनने वाली मशीनों के ऊपर वो गिन के वसूल कर रहे हैं, और वो मतलब करप्शन भी इतनी ढिठाई से। हाँ, और उसकी वीडियो भी बनाई जा रही है। और जब वो जरा थोड़े से इधर उधर होने की कोशिश करते हैं अपनी राय के ऊपर जाने की, उनकी वो वीडियो उन्हीं की पार्टी जारी करती है। ये भी बड़ी कमाल की बात इट है। बाहरों नहीं आंदी, इन्हां दी इट्टां अंदरों ही आंदी है। जी। इन्हां दे दुश्मन अंदरों ही आंदे ने, अंदरों ही। इन्हां दे 4 ग्रुप इन्हां दे अंदरों ही बनदे ने। अंदरों ही बन गए ने। और अब देखिए, मुझे तो लगता है कि जूतों में डाल बटने वाला मुहावरा जो है वो इनके लिए, वो अमली शक्ल के अंदर कल होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे अरकान जो हैं, मतलब इनके कैंडिडेट अगर तो 6 सीटों के मुकाबले में 6 ही होते तो इलेक्शन ना होता, क्योंकि अपोजिशन के 5 सीटों के मुकाबले में 5 कैंडिडेट हैं, तो वो तो बड़े आराम से अपने लोग मुंतखब करवा लेंगे। लेकिन इनके 6 सीटों के मुकाबले के अंदर 9 कैंडिडेट हैं, तो इलेक्शन होना पड़ेगा। अमीन साहब, पार्टी में लड़ाई, असेंबली में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, क्या इनके पीर ने इनको कोई लड़ाई वाला तावीज पिलाया हुआ है? नहीं तो जेल में लड़ाई नहीं होती, बाहर वो भी कह दे, उधर भी वो होती है, मिलने नहीं दिया, अंदर वाला कहता है मुझे मिलाते नहीं दिया हुआ है। लड़ाई वाला। मतलब बात ये तवीज़ों की बात नहीं होती, असल में ये बंदे के अपने करतूत होते हैं। जब एक सियासी जमात में क़यादत ना हो, एक लीडर ना हो, तो वो सियासी जमात नहीं होती। इस सियासी जमात ने सारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, सारे लीडर हैं। टोटे करने की कोशिश की, सबको अपने इक़्तिदार के दौरान थाने जेलों में रुसवा किया। मतलब अब अमलन देखें, मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि मकाफात अमल जो एक चीज़ है वो दुनिया में ही
इंसान ने जन्नत दोज़ख का मज़ा भी चखना होता है, अपनी करतूतों का, अच्छे कामों का, ये सब कुछ नज़र आता है। अब पीटीआई ने, अब देखें सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, 21 जुलाई दूर नहीं है, कल सुबह जब उठेंगे तो 21 जुलाई होगी, सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है, 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं, 2 खवातीन की हैं, सीधा सीधा इलेक्शन है। अपोजिशन ने अपने पूरे बंदे खड़े किए हैं, उनको पता है कि हमारे कितने बंदे हैं, कितने बंदे जीत सकते हैं। 19 अरकान असम्बली, एक सेनेटर के लिए उसको वोट देना होता है, पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह में वोट देना होता है। लेकिन अब जो हुकूमत है, अंदाजा लगाएं, हुकूमत है, मतलब हुकूमत ने अपनी नशिस्तों के मुताबिक बंदे खड़े किए। उसके अलावा जिन लोगों ने, जिनको नाराज अरकाने असम्बली कहा जाता है, उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए, इरफान सलीम साहब हैं, वकास औरकजई हैं, और खुरम जीशान साहब हैं, और इरशाद हुसैन और आयशा बानो, ये खातून भी है। 5 उम्मीदवार जो हैं जिनको नाराज कहा जाता है, यानी इनके 11 नॉमिनेशन पेपर आज दोपहर 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक ये कागजात नामजदगी वापस ले सकते थे, नहीं लिए। अब कल सुबह का सूरज तलू होता है, क्या सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वहां हिकमत अमली होगी? मुझे तो ये लगता है, जो मैं देख रहा हूं कि अली अमीन गंडापुर जो वजीर आला पंजाब, वजीर आला केपीके हैं, खुदा का नाम मन यार, वजीर आला पंजाब आप साइंस से रजे नहीं है, वजीर आला केपीके हैं, वजीर आला केपीके, वो पूरी कोशिश करेंगे। साई ने एक शेर पढ़ा था कि वक्त आने पे ये हमें पीर मानेंगे, पता नहीं क्या कहा था। अपोजिशन के साथ मिलके किसी तरह ये इलेक्शन बिला मुकाबला हो जाए, इसी में उनकी इज्जत बच जाएगी। वगरना हुकूमत और हुकूमती अरकान और उनकी पार्टी के जो लोग वजीर आला केपीके के साथ जो करने वाले हैं, अच्छा उनकी बचत। फैजी साहब से सवाल पूछ लूं मैं, फैजी साहब, इनके पास 92 वोट्स हैं केपीके हुकूमत के पास, पीटीआई की, और 19 पे एक बंदा मुंतखब होता है, ठीक है ना, 19 पे मुंतखब होता है ना, तो बंदे इन्होंने 4 नामजद किए हैं, जबकि कैंडिडेट इनके पास वोटर ज्यादा हैं, वोटर इनके ज्यादा हैं। ये 5वीं नशिस्त उनको दे रहे हैं ना, जो इन्होंने आज पीटीआई ने हरकत की है, क्या ये सेनेट और उसके तकद्दुस पर हमला नहीं है? किस किस तकद्दुस और उस पे हमले की बात करेंगे, चलें पहले यहीं से ही शुरू कर लेते हैं कि अभी बात हो रही थी कि पैसे चलते हैं तो वीडियो भी बना रहे हैं। वो वीडियो बनाना दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम, बिकॉज ऐसी वीडियो तकद्दुस की बात हुई, वो जहां कहा गया था कि तुम्हारे कदम इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, जहां तुम ऊंची आवाज नहीं कर सकते, वहां की वीडियो नहीं देखी आपने हरमे मदीना की, लिहाजा तकद्दुस की बात ना कीजिए। आपने देखा नहीं, अभी बात कर दी कि आइन को तोड़ दिया, बगावत पे मबनी और गद्दारी पे मबनी इकदामात किए। कौन सा तकद्दुस? आईने पाकिस्तान का तकद्दुस नहीं है क्या? उसकी ततहीर के लिए आगे बढ़ना फराइज में शामिल नहीं है क्या? लेकिन केड़ा तकद्दुस यहां देखा नहीं है कि मैं अब जाना नहीं चाहता, कि मैं अब्बा जी देखना चाहती हूं, या मैं ये देखना चाहती हूं, या मैं यूं करना चाहती हूं। ये हम शोखे होके वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। हमने देखा नहीं कि रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है। हमने कौन कौन सी तकरीर नहीं सुनी, कौन कौन सी ऐसी बातें नहीं सुनी। तो तकद्दुस तो छोड़ दीजिए, उसका जिक्र ना कीजिए। हाँ, अब आ जाइए कि जिस तरह ये कर रहे हैं, वो जो एक कहा करता था कि हम कोई भेड़ बकरियां हैं, बिकाऊ माल नहीं हैं, और खुद उनकी अपनी हुकूमत उन्हीं चीजों पे बन गई, और पहले तकरीरें कुछ और थी, बाद में तकरीरें कुछ और थी। ये आदत पड़ चुकी है। और अगली बात मैं कर दूं, वो ये कि जब से ये गैलप सर्वेज आ रहे हैं, आज भी डिफरेंट सर्वेज मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, जब से उसमें ये आ रहा है, और खुद पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो किस तरह बदजन हो चुके हैं। वो ना वहाँ पे मुलाजमतों के हवाले से, ना वहाँ पे सफाई के हवाले से, ना वहाँ पे सेहत के हवाले से, ना वहाँ पे जो है वो बेरोजगारी में कमी के
हवाले से, ना वहां अमनो अमान के हवाले से, वो किसी हवाले से, ना तालीम के हवाले से, वो किसी हवाले से भी इनसे मुतमईन ही नहीं है। तो हालात तो हो चुकी हैं ये। लिहाजा मुझे अमीन हफीज साहब और रजी साहब ये लग रहा है कि अब जो पेशावर के जिन MPAs की बात कर रहे हैं ना कि सौदे हो रहे हैं और रकमें बांटी जा रही हैं, उन्हें भी पता है कि पता नहीं फिर मौका रहना है कि नहीं रहना। लिहाजा कमालो जो कमाना जे। मैं तो ये देख रहा हूं इस पार्टी के अंदर जहां 4 ग्रुप्स बन जाएं, हर एक की राय अपनी हो, हर एक का एक्ट अपना हो, हर एक के अल्फाज अपने हो, कोई उसमें कोई मरबूत चीज ही ना हो, कोई पार्टी पॉलिसी ही ना लग रही हो, कोई बाकायदा तौर पे वाजे एक डायरेक्शन ही ना लग रही हो, जिंदा जो दिल कर रहे हो बोली जा रहा है, कोई नची जा रहा है, कोई मेरी तौबा गाई जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। वो कहते सी ना वो की करी जाना है, वो की करी जाना है, ये समझ ही नहीं आ रही कि की करी जा रहे हैं। लिहाजा मतमे नजर अवाम नहीं है, मतमे नजर सूबे की बेहतरी नहीं है, ना मतमे नजर इनका अपनी पार्टी की इज्जत की बहाली है, बल्कि इनका मतमे नजर यह है कि मैं पता नहीं कब तक हूं, जब तक हूं। अब गंडापुर साहब की बात हुई, मुझे देखिए ना, एक जानिब आप कह रहे हैं हाँ हलफ लें, थोड़ी सी वही जो आपने ख्वाजा साहब वाली बात की थी, काश वो नजर आ जाती कि यार इंज ना करो, अदालत का फैसला आ गया है। पहले तो आप ये कहा करते थे, पहले तो ये कहा करते विकेट गिरने वाली है, और फिर विकेटें जब गिरी नून लीग के दौर में बड़े खुश हुए, फिर वहां से हार भी गए, ऐसी शिकस्त हुई वहां से। लिहाजा अदालतों का एहतराम कर लो, आइंदा तुम्हारी बारी आएगी तो फिर तुम्हें भी सुकून और फायदा मिल जाएगा। मगर यार एंज ना करो। मेरी तो यही दरखास्त है कि सेनेट का वो जो तकद्दुस है, आपने जहां से बात शुरू की वो भी किधर चला गया, असम्बली का तकद्दुस किधर चला गया। अभी शुरू में अमीन हफीज साहब कितनी बातें खूबसूरत खवातीन के हवाले से कर रहे थे, प्यारी प्यारी की इज्जत एहतराम। यार वहां खवातीन ने हलफ लेना था, तुम तो आगे झुक के जाते कि आओ बहना, आओ आपी, आओ अदी, आओ आओ मैं हलफ लेता हूं। स्पीकर को तो ये करना चाहिए था। उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से या अकलियतों के हवाले से तो मैसेज ये होना चाहिए था कि राम राम और गुड मॉर्निंग सर, आ जाइए, और सत श्री अकाल जी, आओ तशरीफ ले आओ, ऐसे हलफ चुको। इन्होंने क्या तमाशा बनाया है। मैं तो वैसे वाकई एक दफा फिर पंजाब में पहले ऐसे हुआ था जब अदम एतमाद आई थी, तब भी, फिर कौमी असम्बली, फिर इधर। मैं तो देख ही जा रहा है असम्बली का तकद्दुस किधर है। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो अब शर्मिंदगी है कि मैंने तकद्दुस का वर्ड भी क्यों यूज किया। एक फिक्रा जी, अब तो कप्तान की अंडर मैट्रिक विकेट भी गिर गई जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर। यानी कि आप भी अपनी लाइन दे दें। मैं भी लाइन देता हूं। आपकी कोई हसरत ना रह जाए, मैंने ब्रेक पे जाना है। मैं हमेशा मशवरा देता हूं। अब मेरा ये मशवरा है कि PTI की क़यादत बशमूल बानी, बशमूल अली अमीन गंडापुर, बशमूल ये गोहर, मैं ये सब मशवरा देना चाहता हूं कि ये आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलकत पाकिस्तान और जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब से 1 महीने की ट्यूशन जरूर पढ़ लें। फीस ਅਸੀਂ दे देंगे, फीस ਅਸੀਂ दे देंगे। नहीं, फीस हम माफ करवा देंगे जी, बिल्कुल। आप ट्यूशन पढ़ लें, फीस हम माफ करवा देंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रजी दादा, बिस्मिल्लाह। जब भी हम फिजाओं में वल्वलों की उड़ान भरते थे, हमारे अज़्म की गूंज से दुश्मन घरों में डरते थे। क्या बात है। मार्का हक में शिकस्त के बाद डर इतना
कि कहते हैं अब पाकिस्तानियों के साथ खेल भी नहीं खेलना, क्रिकेट भी नहीं खेलनी। क्यों जी? नहीं रजी दादा कहते ने पाइए मार दे काट दे घसीट दे बहुत। अच्छा देखिए बात ये है कि बर्तानिया के अंदर वो जो टैटू एग्जीबिशन वो जो शो हुआ है, एयर टैटू शो हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई और बर्तानिया के अंदर मौजूद भारत की टीम ने दौड़ लगाई। ठीक है, आप इसको यूं देखिए। यहां पे भी ट्रंप साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिराए और मैंने बचाया आपको। और 5 ही उनके खिलाड़ी जो थे वो दौड़ गए कि जनाब इनका एक जेएफ थंडर यानी कि अपना अफरीदी, एक शाहिद अफरीदी जो है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और हम उसके मुकाबले में नहीं खेल सकते। इसके ऊपर लाहौर का जो स्टाइल होता है, हाँ बकरी नहीं रजी दादा जीतते गए हैं पर चस बड़ी आई है। नहीं हाँ बकरी है, बकरी वाला बांधा जे फिक्रा। ठीक है, आप अंदाजा कीजिए कि नहीं ये भी करते हैं ना और नसा देता ही। हाँ, ये मैदान छड़ के नस गया ही। इसके लिए ना हम सियालकोट से ना मेंढक वाली आंटी को बुलाएं क्योंकि वो बड़ा तरीके से बब करती है ना। उनकी बड़ी वीडियो वायरल है, मेंढक वाली आंटी जो है, उनका मेंढक चोरी हो गया था यार। अच्छा अब मसला ये है कि देखिए 5 खिलाड़ी इधर सिर्फ एक बंदे के ऊपर कि जनाब शाहिद अफरीदी साहब अगर खेलेंगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे। भाई जब आप घर से चले थे, जिस शेड्यूल के ऊपर आपने मुत्तफिक इत्तेफाक किया था और पाकिस्तान की लेजेंड टीम का ऐलान हुआ था, क्या आपकी आंखों में उस वक्त कुकरे पड़े हुए थे? आपने नहीं देखा कि उस टीम के अंदर शाहिद अफरीदी कौन है? बिल्कुल ठीक है। और आप वहां पे पहुंचते मुंह से कुछ फूट पड़ते कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। एन मैच की टिकटें बिक गई, स्टेडियम में लोग पहुंच गए और उससे पहले जनाब वो जो थे वो जनाब नहीं मैं नहीं खेलना, हमेशा की तरह झूठ बोल के धोखा देते हैं टाइम पे, हमने नहीं खेलना। नहीं भाई डर के मारे हैं। यानी आप अंदाजा करें यार, मतलब कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इससे बड़ी अब्यूज ही कोई नहीं हो सकती। सही। ये जिस तरह भारत खेल को अपने नाम निहाद हिंदुत्व सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान ने अब पहली मर्तबा तकरीबन कोई 20 साल के बाद उसको मुंह देना शुरू किया। इसको पंजाबी उर्दू में कहते हैं, हमारे कराची की जुबान में, कि मुंह देना शुरू किया, चैलेंज करना शुरू किया। मुझे बांग्लादेश के एक दोस्त मिले, बांग्लादेशी थे, तो एक दुबई में उनसे मुलाकात हुई। किसी पॉइंट पे मिल गए। हाँ, तो उनसे इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने कहा यार एक वजह से ना हमें आप पे बहुत प्यार आता है। इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई भारत को मुंह देता है तो वो आप है, अगर कोई भारत को चैलेंज करता है तो वो पाकिस्तान है। इस वजह से हम पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं वो हम आपके बिछड़े हुए भाई हैं, इस बात को 1 मिनट साइड पे रख दीजिए। लेकिन जिस तरह से आप उसकी इस इलाके के अंदर हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। अभी 10 मई नहीं हुआ था, कोई 3-4 साल पहले की गल है, मैं 2018-19 में गया था वहां पे, तो तब की बात है। तो मेरा मतलब है कि आप ये अंदाजा करें कि सारा कुछ एग्री कर। अब उनके जो जे शाह हैं, जे शंकर साहब जो हैं, उन्होंने आईसीसी के अंदर गंद मचाया हुआ है और कह रहे हैं जी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो बांग्लादेश में हो रहा है मैं उसमें नहीं आऊंगा, और लॉबिंग करते फिरने अफगानिस्तान और ओमान को अपने साथ लगा लिया। ओमान इसलिए कि वहां पे जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो एक एक्सपेट्रिएट इंडियन हैं और बड़े ही मुतअस्सिब किस्म के आदमी हैं। तो पूरी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अंदर भारत के साथ या तो अफगानिस्तान खड़ा है या ओमान खड़ा है। बाकी जितने भी अरकान हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और बड़े दिनों के बाद ये मौका आया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि भारत ने सियासत के मैदान में गंद करना है और हिंदुत्व का जो खबासत है वो उनके अजहान के अंदर उबल रही है, तो उसका नतीजा ये निकलना है। इस वक्त लॉफिंग स्टॉक है भारत दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पोर्ट्स वेबसाइट उठा के देख ले, उनका मजाक उड़ रहा है।
ठीक है, मजाक उड़ाया जा रहा है। अमीन साहब, ये मोदी की और भारत की हमसे नफरत है या डर है? वैसे तो मोदी की सियासत, अभी रज़ी दादा ने बोला कि सारी नफरत के गिर्द ही घूमती है अब तक, जो भी उसका रिकॉर्ड देखें। मोदी की भी और कप्तान की भी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक लफ्ज मैं कहा करता हूं, फिर मेरी बात दूर चली जाती है। डर है या जान दो नफरत? आज। ये जो इंडिया है जान ना, दो। इंडिया है, जरा मैं थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट में चला जाता हूं, तकसीम हिंद से पहले और तकसीम हिंद के बाद। ये जो इंडिया है ना, इसका और मौजूदा मोदी साहब और इसके माजी के हुक्मरान, मतलब ये पूरी चेन बना लेना, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये पाकिस्तान के बारे में बुग़्ज़ जो है ना, इनके दिलों दिमाग से आज तक, और एक मखसूस लॉबी आज तक पाकिस्तान के खिलाफ जो सोचती है, वो आप देखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, करतारपुर हमने खुले दिल से कहा कि हमारे जो सिख यात्री आते हैं वो पूरे इंडिया से, पूरी दुनिया से आते हैं, वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आते हैं, समझौता एक्सप्रेस के जरिए आते हैं, बसों के जरिए, दोस्ती बस के जरिए आते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये मैं उनका बुग़्ज़ बता रहा हूँ। करतारपुर हमने कहा कि आपके यहाँ सिख यात्री बहुत ज़्यादा हैं, हमने वसी तर सिख कम्युनिटी के लिए और अक़लियतों की कम्युनिटी के लिए हमने वहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा के करतारपुर को बहुत कुशादा किया, जदीद तरीन सहूलतें दी, और ये ओपनली कहा इंडिया से, मामला तय हो रहे थे इंडिया के साथ कि इस रास्ते से सिख यात्री आएंगे और अपनी इबादत गाह में इबादत करेंगे और उसी दिन वापस चले जाएंगे। इंडिया खामोश रहा, कुछ नहीं कहा। करतारपुर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा दिए वसी तर सिख कम्युनिटी के लिए, और जैसे ही ओपनिंग हुई, एक दिन पहले इंडिया बहादुर जो बुग़्ज़ रखता है पाकिस्तान के बारे में, उसने वो गेट बंद कर दिया और कहा कि उसी रास्ते से, वाघा बॉर्डर के रास्ते ही सिख यात्री जाएंगे, इधर से किसी सिख को पाकिस्तान में और करतारपुर जाने की इजाजत नहीं होगी। ये वही हालात है कि जब योम इल्हाक़े कश्मीर हम कह रहे थे कि कल 19 जुलाई है, उन्होंने तकसीम हिंद से एक महीना पहले 19 जुलाई को कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये ऐलान था कश्मीरियों का। जब वो मामला तभी तय हो रहे हैं, ये हमारी तो मोहब्बत फैजी साहब और उनकी नफरत की मिसालें जितनी देना उतनी कम है। बिल्कुल, उनकी नफरतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। पहले वहां पे अक़लियतें गैर महफूज थी, औरतें ख़वातीन की बात करें तो वो गैर महफूज हैं। अब आपको पता है वहाँ ब्रांड्स भी गैर महफूज होना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अटैक शुरू कर दिए हैं। इंतहा पसंदी डे बाय डे बढ़ती जा रही है भारत में। देखिए शुमाइला, सबसे पहले तो जो आपने बात की ना, मैं इस तरफ भी आता हूँ कि उनको डर भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और नफ़रत भी है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि कलमा पाक के नाम पे बनने वाली ये रियासत पाकिस्तान उनसे अलग हुई थी जो बुत साज भी हैं, बुत फरोश भी हैं और बुत परस्त भी हैं। उन्हें एक तो पाकिस्तान वो खटकता है उनके आंखों में भी और मामलात में भी। दूसरी बात यही है कि जिस तरह रज़ी साहब फरमा रहे थे कि एक ही मुल्क है इस खित्ते में जो हिंदुस्तान को ललकारता भी है, आंखों में आंखें डालता भी है और मुंह देता है, लिहाजा वो भी उन्हें पता है कि ये किस बेस पे देते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए मुल्क बनाया, कुर्बानियां दी, और वो उस पर खड़े हैं। और हमारे फील्ड मार्शल ने गुज़िश्ता दिनों यही पूरी गुफ्तगू की थी, जिससे वहाँ चिंगारियाँ निकल रही थीं और जिससे वहाँ धुएं निकल रहे थे, और यही वो दो कौमी नज़रिया बयान किया था हमारे फील्ड मार्शल ने, जिस पे उनको बड़ी तकलीफ हुई थी और शदीद तकलीफ हुई थी। लिहाजा एक तो ये चीज़ रहेगी। दूसरी शुमाइला ये कि आपने भी बात की, अब देखिए ये वो हरकतें हैं कि पाकिस्तान की तो चले मुखासमत हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोर इशू है कश्मीर, उससे हम पीछे हट ही नहीं सकते और वो हमारी शारग है, लेकिन इसके साथ हमें तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की पुरानी लग दी है। अब मुझे बताएं, वहाँ और भी अक़लियतें हैं,
उनके साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, खुद इनके अपने जो बरादरी के वो डिफरेंट बनाए हुए हैं पायदान इन्होंने कि दलित है, ये महादलित है, ये थोड़ा कम दलित है, ये थोड़ा ज़्यादा दलित है, और शूदर है और फलां है और फलां है, और इसके साथ बैठ के नहीं खाया जा सकता। वो खुद इंसानियत की तौहीन है जो ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, दीगर अक़लियतें भी मौजूद हैं। अब ये जो आ गए ना खुराक के वहाँ पे जी मीट क्यों बिकता है, चिकन हो, और चिकन ही वहाँ पे होता है, बाकी चीज़ तो होती कोई नहीं। लिहाजा अब जिस ब्रांड का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे तो अब मटन और बीफ तो नहीं होता, अब वो पूरी दुनिया में खाया जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे एक तरफ ये सयाहों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो भाई वहाँ आके लोग खाते हैं, सारे ज़रूरी तो नहीं है कि वो गंदा पानी पी के तो समझे बड़ी शक्ति आ गई साढ़े। लिहाजा उनके लिए भी है जो भी खाना चाहे, मगर ऐसे हमले करना, ऐसी चीज़ें करना, मैं समझता हूं कि ये भी इंटरनेशनली हिंदुस्तान की बौखलाहट जो है अब पूरी दुनिया देखने लग गई है, और है पागल हो चुकी है, बदमस्त हो चुका है। इनके अपने कीड़े जो हैं जो जिस्म में पड़े हैं और हमारे लगाए हुए जख्मों की वजह से, वो अब इन्हें चैन नहीं लेने देंगे क़यामत तक, मैं ये आपको बता दूं। पागल हो चुके हैं। भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा गाय का गोश्त बरामद करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। बिल्कुल। वहाँ पे गाय के गोश्त खाने के ऊपर मुसलमानों पे हमले किए जाते हैं, उसका गोश्त ले जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को उतार के आग लगा के मार दिया जाता है, और खुद दुनिया को सबसे बड़ा गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने वाले ये जो हैं, ये मुनाफिक जो हैं, आप ये दो अमली का मुशाहिदा करें जरा। मुनाफिक की बात तो छोड़ ही दें रजी दादा। आप कहते हैं, अभी फैजी साहब कह रहे थे बुतों की पूजा करते हैं। फैजी साहब, ये बुतों की पूजा नहीं करते। एक रिसर्च के मुताबिक इतनी भारत की आबादी नहीं है जितने इनके खुदा जिनको ये पूजते हैं। सांप हो, बिच्छू हो, गाय हो, चूहे हो, ये सबको पूजते हैं। और रही बात डर की, तो डर वाली बात दोबारा जाते जाते कर दूं कि उसने, वो कहते हैं ना, ये इनको कहा गया था कि किसको पूछते हैं ये ज्यादा, राम राम करते हैं। कहते हैं जी राम राम कैसे खेलोगे उनके साथ जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा, और अभी तो तुम्हारे पिता के वो क्या आग लगाते हैं, वो राख भी जो है वो ठंडी, चिता जो है वो भी, उसकी राख भी ठंडी नहीं हुई। मतलब राफेल इनके लिए बहुत बड़ी चीज था ना, कि अभी उसका शो खत्म नहीं हुआ और अब तुम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे। डर ही बहुत है। यहाँ पे लेंगे इजाजत, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।